चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश पुराणिक और आप देख रहे हैं परेश वाणी। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि जो लोग बिहार के हैं उनको शर्म आएगी अपने बिहारी होने पे, क्योंकि ये बात जानकर आपको इसलिए आश्चर्य होगा क्योंकि जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि देश में सबसे ज़्यादा यदि आईएएस और आईपीएस कहीं से निकलते हैं तो वो बिहार से निकलते हैं। तो वो प्रदेश जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग प्रोड्यूस करता है, इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने वाले लोग जिस प्रदेश से आते हैं, वो प्रदेश को जो लोग चला रहे हैं वो इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इतने ज़्यादा निकम्मे हैं और इतने ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है कि जिस हिसाब से प्रदेश चल रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि ये अगले 20 साल तक भी इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य ही बना रहे और सबसे पिछड़े राज्यों की कतार में सबसे आगे खड़ा रहे अगले 2-3 दशक तक, तो भी मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा है जो इस बात को सपोर्ट करेंगे और इसको जानकर आप लोगों को वाकई ये एहसास होगा कि सही में आपको भी अपने शर्म आई कि आपको कौन लोग जो है चला रहे हैं। चलिए आपको इसकी एक वानगी देता हूँ। देखिए, जो और एक और बात, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नीतीश कुमार जी, वो जो स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज का रोना रोते रहते हैं, जितना ध्यान वो उस स्पेशल पैकेज को पाने के लिए दिन भर चिल्लाते रहते हैं पानी पी पी के, उतना ध्यान यदि वो अपने प्रदेश के जो अफसरशाही है, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स है, जो लोग उनके सरकारी महकमे को चला रहे हैं, यदि वो उनको टाइट करें और जो वहाँ पे भ्रष्टाचार है भयानक लेवल का, तो जितने का पैकेज वो डिमांड कर रहे हैं सालों से पानी पी पी के, वो उतना रेवेन्यू तो इनको इनके स्टेट से, इनके प्रदेश की जनता ही दे रही है, पर कोई उसकी खबर लेने वाली नहीं। चलिए मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, बिहार का जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1,17,000 करोड़ और उसमें से जो बिहार खुद जनरेट करता है वो है 26,000 करोड़। बाकी का जो है वो टोटल ग्रांट से इनको मिलता है, जो इनको फंड सेंट्रल से अलॉट होता है। और अब जो 26,000 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं सालाना, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए तो अभी भी इनका आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, जो इनको इनके प्रदेश की जनता से लेना है, लेकिन ये वसूल नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि वो कौन लोग हैं जिनकी मिली भगत से ये पैसा सरकार तक पहुंचना चाहिए लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। 5,000 करोड़ का अमाउंट है और उसमें से 700 करोड़ तो वो जो 5 साल से पुराना हो गया, लेकिन अभी तक कोई उसकी सुध लेने वाला ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम इनकी जो रेवेन्यू का मेजर सोर्स है वो है टैक्सेस का। जो टैक्सेस है ऑन सेल ऑफ गुड्स पे है, एनर्जी पे है, ट्रांसपोर्टेशन पे है, रजिस्ट्री पे है, इन सभी पे जो टैक्सेस लगते हैं अलग अलग, उससे इनको काफ़ी बड़ा चंक मिलता है इनके टोटल रेवेन्यू में से। अब उसमें से आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2,300 करोड़ यानी 2,300 करोड़ रुपए का तो अंडर असेसमेंट है, यानी कि जो इनकम 100 रुपये की आकी जानी चाहिए थी उसको जानबूझ करके उससे काफ़ी कम करके बताया गया है। इसी को अंडर असेसमेंट कहते हैं। इससे डिपार्टमेंट को 2,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं, राज्य जो है 25,000 करोड़ रुपए जनरेट करता है, उसमें से 5,000 करोड़ तो आपका बनता है एक्चुअल में, लेकिन आप खुद ही उसको कम करके ले रहे हैं लेन देन करके। तो ये एक 2,300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार साफ साफ यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा इससे बड़ी एक बात है कि जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने इनको बहुत सारे ऑडिट ऑब्जर्वेशन बताए थे जिसका इन्होंने पालन नहीं किया। यदि वो करते तो इनके पास जो पोटेंशियल रेवेन्यू है वो 24,000 करोड़ रुपए का बिहार खुद जनरेट कर सकता था। अगर ये जो ऑडिट कमेटी है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे, यदि उसको इम्प्लीमेंट करते तो 24,000 करोड़ रुपए यानी जितना का ये अदरवाइज इनका टोटल जनरेशन है रेवेन्यू का 100% का ग्रोथ इनको हो जाता, यानी 24,000 करोड़ रुपए और जनरेट कर लेते खुद ही से। पर कोई करे जब है, लेकिन हमें तो सिर्फ स्पेशल पैकेज करके लोगों के दरवाजे खटखटाने, पानी पी पी के भीख मांगना है कि हमको स्पेशल पैकेज दे दो। पिछड़े राज्य हैं। दोस्तों, ऐसे हज़ारों केसेस हैं जहाँ पे जिनकी स्क्रूटनी ही नहीं हुई है और ये वो केसेस हैं जिनका टैक्सेशन गलत रेट से हो गया है और जो जानबूझ के किया जा रहा है।
यानी कि उन केसेस की स्क्रूटनी नहीं हुई है जिनमें वो टैक्सेस तो उस पर 18% से लगना था, लेकिन जानबूझ करके उसको 5% से टैक्स लगाया जा रहा है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके के ये केसेस हैं जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, जहाँ 18% से टैक्स लगना चाहिए था लेकिन 5% से लग रहा है, यानी रॉन्ग रेट ऑफ टैक्सेस लग रहे हैं, उन केसेस की स्क्रूटनी ही नहीं हो रही है। फिर जहाँ अंडर असेसमेंट हो रहा है उन केसेस की स्क्रूटनी ही नहीं हो रही है, यानी जिस चीज़ पे 100 रुपये की वैल्यू बन के उस पर 20 रुपये टैक्स लगना था तो वो 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये ही उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर दी गई है, यानी अंडर असेसमेंट हो रहा है आपकी इनकम का। फिर ऐसे बहुत सारे हज़ारों डीलर्स हैं इनके जो वेट सिस्टम में टैक्स दे रहे थे लेकिन उनको जीएसटी में माइग्रेट ही नहीं करा है। तो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या झक मार रहा है वहाँ पे, ये समझ में ही नहीं आता मुझे। उनको वेट से जीएसटी में क्यों माइग्रेट नहीं किया गया अभी तक? ऐसे हज़ारों केसेस है जिनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है, जहाँ पे एक्स्ट्रा आईटीसी अवेल किया जा रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो धड़ल्ले से फर्जी बिलों के ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर ली जा रही है, उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं हो रही। ऐसे हज़ारों केसेस हैं जिस पे टैक्स बनता, जो खुद इन्होंने एडमिट किया इनके डीलर ने कि भैया इस पे 100 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन 100 रुपये का एडमिट करने के बाद भी उन्होंने जमा 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किया है। तो ये जो शॉर्ट रिकवरी है टैक्सेस की, जो शॉर्ट पेमेंट है, शॉर्ट लेवी ऑफ टैक्सेस है, इसका भी असेसमेंट और स्क्रूटनी नहीं हो रहा है। ये तो हालत है इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। इसके आगे चलते हैं। इनका जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को, उसका भी शॉर्ट असेसमेंट किया है। वहाँ पर भी जो है करोड़ों रुपए की धांधली हुई है। ये आप देखते जाइए बस। इनके 5 जो डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने स्टेब्लिशमेंट चार्जेस के नाम पे 300 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और वो आज तक कंसोलिडेट फंड में जमा ही नहीं किए। अब ये 300 करोड़ कोई छोटे मोटी रकम नहीं होती, लेकिन इनकी कोई सूद लेने वाले ही नहीं है। फिर इनके यहाँ जो वाहन डेटाबेस है, उस वाहन डेटाबेस का इनके जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, उनके पास उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि उसका हम पीरियोडिक रिव्यू करते रहें कि कौन कौन से व्हीकल्स जो हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अब इनवैलिड हो गया है, जिसका ड्यू है रिन्यूअल के लिए, उनसे वापस से रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेना, उस पर सेल्स लेना, और ये सब वहाँ पर इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अब आप दोस्तों अंदाज़ा लगा लीजिए, जब आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो फिर कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा आपके पास? और जहाँ से हो रहा है वहाँ से हम खुद ही शॉर्ट असेसमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट पेमेंट ले रहे हैं, अंडर असेसमेंट हो रहा है, गलत रेट से टैक्सेशन हो रहा है। फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने एक और आप इनकी वो देखिए क्या किस लेवल पे काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, जिसको हम स्वैन कहते हैं, और एसडीसी जो होता है स्टेट डेटा सेंटर, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए और डेटा सेंटर फैसिलिटीज़ के ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इनका जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस फैसिलिटी को यूज़ ही नहीं किया और बल्कि उसको आउटसोर्स कर दिया, और वहाँ पे करोड़ों रुपए का उसको इस सर्विस के लिए पेमेंट दे दिया, जो कि नॉमिनल रेट पे आपको सरकार की तरफ से मुफ्त में अवेलेबल थी, लेकिन आपने अवेल ही नहीं करी। पैसे देके वो चीज़ खरीद रहे हो, उसके लिए करोड़ों रुपया पेमेंट कर रहे हो। फिर 27% ही ऐसी डीड्स हैं जो एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन उनको आपने पोर्टल पे डेटाबेस पे चढ़ाया ही नहीं। अब यदि आप जो है दिन भर मोदी जी के साथ डिजिटल इंडिया का रोना रोते हो, और आपके राज्य में सिर्फ 27% ही जो है सेल डीड एग्जीक्यूट हुई हैं, वो आपने पोर्टल पे डेटा सेंटर पे चढ़ाई, जितने चालान जनरेट हो रहे हैं ड्यूटी के, वो आपने उसका 10-20% अभी तक डेटा सेंटर पे चढ़ा है। तो इससे तो जो डिजिटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ही नहीं होता। आप कोई मैकेनिज्म ही नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने जो है डीड एग्जीक्यूट हुई है, उस पर कितना ड्यूटी बन रही है, कुछ नहीं है। और वो ड्यूटी का अमाउंट भी जो है वो मैन्युअली डाला जा रहा है, वहाँ पे भी शॉर्ट असेसमेंट हो रहा है। ड्यूटी का अमाउंट जो है वो आप ले दे के जो है उसका जो एस्टिमेशन है, उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू असेस करते हैं वो कम करते हैं, और उस पर ड्यूटी भी कम चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके की तो धांधलियाँ चल रही हैं वहाँ पे। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो मैन्युअली इंटर की जा रही है, जैसा भी मैंने आपको बताया। वहाँ पे मैनिपुलेशन का ह्यूज स्कोप है, और ऐसा हुआ भी है। ऑडिट रिपोर्ट में इन्होंने साफ बताया कि जो मुजफ्फर जगह है, वहाँ पे सिर्फ टेस्ट बेसिस पे उन्होंने कुछ 11 डीड्स पकड़ी थी जहाँ पे शॉर्ट असेसमेंट हुआ है, और जो रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी है वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे लिए, करोड़ों रुपए की वहाँ पे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो पता पड़ी है वो ये कि सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने खुद एक इलीगल प्रोविज़न करके सर्विस चार्ज जो है लगा दिया लोगों के ऊपर। बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स 2008 करके इन्होंने एक नया एक्ट बनाया अपने स्टेट में, और वहाँ पे प्रोविज़न ऑफ सर्विस चार्ज के नाम पे 150 करोड़ रुपए 152 करोड़ जनता से लूट लिए, जबकि ये अपने आप में चार्ज ही इलीगल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट ही नहीं करता है सेक्शन 69 के अंतर्गत, और 150 करोड़ रुपए आपने जनता से वसूल लिए, जिस एक एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर डाल दिया जो कि इलीगल है। तो इसका तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो 150 करोड़ रुपए सरकार ने कलेक्ट किए हैं, इसका जो यूज़ है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा हुआ है कि ये कहाँ यूज़ हुआ है। क्योंकि जो कंसोलिडेट फंड है, जहाँ पर ये पैसा अगर आपने बाय चांस कलेक्ट कर भी लिया तो इसको वहाँ पे जमा करना था, ये वहाँ पर भी नहीं आया है, तो ये पैसा गया कहाँ? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है 150 करोड़ रुपए का। 300 करोड़ रुपए का अभी मैंने आपको जो 5 DLAOs हैं, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, उन्होंने 300 करोड़ किए, वो रेमिट नहीं किए। जो 24,000 करोड़ रुपए का इनको पोटेंशियल रेवेन्यू बताया गया था वो इन्होंने जनरेट ही नहीं किया। फिर इनके टैक्सेस में जो है शॉर्ट असेसमेंट, अंडर असेसमेंट, शॉर्ट कलेक्शन और जमाने भर की धान लिया है। जितने का इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता उससे 4 गुना तो ये छोड़ देते हैं भ्रष्टाचार में। तो अब ये कैसे आगे जाएगा और ये कैसे जो है अग्रणी राज्यों की गिनती में आएगा अगले 3 दशक तक, मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। ये ताज्जुब और इसलिए होता है कि ये वो राज्य है जहाँ देश के सबसे ज़्यादा मेहनती लोग और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्किल्स वाले लोग, जो देश की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है UPSC, उसको क्रैक करने वाले सबसे ज़्यादा इसी राज्य से आते हैं। वहाँ से ऐसी हालत है तो ताज्जुब होता है देख के। और इस बात को उजागर करने के लिए हमारे न्यूज़ चैनलों के पास तो फुर्सत ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है इन मुद्दों के ऊपर। तो मेरे पास ये जानकारी आई थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और जो बिहार की जनता है, अगर वो लोग इन सब बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं वो आवाज़ उठाएंगे और ये जो हज़ारों करोड़ का लीकेज हो रहा है इनके राज्य में, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये इनको कोई स्पेशल पैकेज मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये खुद ही अपने आप में काफ़ी सक्षम और कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सिर्फ वानगी थी, ये एक पूरी श्रृंखला रहेगी बिहार के ऊपर। काफ़ी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के लिए आगे के इस सीरीज़ में, अगले वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। वो सब यदि आज ही बताने लगूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये आज का वीडियो। तो आप बस बने रहिए, आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।